वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मार्च महीने के ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। से बिलोंग करने वाले 8 मछुआरे अरेस्ट कर लिए गए हैं श्रीलंकन नेवी के द्वारा कचातीवू आइलैंड के पास में। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया है मछली पकड़ने की चाह में। कचातीवू एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है। आइलैंड का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पे कोई रहता नहीं है। यह पाक स्ट्रेट के पास में है। 14वीं शताब्दी के आसपास ये एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बना था। बहुत बड़ा एरिया नहीं है, 285 एकड़ का ये पूरा एरिया है। राजा ऑफ रामनाथापुरम इसे पहले ओन किया करते थे, बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों का जब भारत में शासन था तो इसे, जो मद्रास में गवर्नमेंट हुआ करती थी और जो श्रीलंका, जब उसे सिलोन के नाम से पुकारा जाता था, वहां की सरकार मिलकर इसे मैनेज किया करते थे। ब्रिटिश रूल के दौरान कुल मिला के इसे एडमिनिस्टर किया जाता था इंडिया और श्रीलंका के द्वारा मिलकर। ये जो आइलैंड है ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट रहा अपनी लोकेशन को लेकर। 1921 में श्रीलंका और इंडिया ने इस पीस ऑफ लैंड को क्लेम करना शुरू कर दिया फिशिंग राइट को लेकर। उसके बाद जो डिस्प्यूट रहा वो बढ़ता चला गया। फाइनली 1974 में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इंडिया की, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कचातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। इसके जरिए इंडिया और श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें पूरे मामले को सुलझाया गया। उसके बाद 1976 में एक और ट्रीटी हुई जिसके माध्यम से भारत और श्रीलंका दोनों ने यह स्पेसिफाई कर दिया कि एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक दूसरे देशों के जो फिशरमैन हैं वो नहीं आएंगे। और उसके बाद से जब भी कोई फिशरमैन उधर जाता है फिशिंग के लिए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है श्रीलंकन नेवी के द्वारा। और यहां पर यह हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेलारूस के बारे में है। बेलारूस जो कि यूरोपियन कंट्रीज में सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, ये दो देशों के विवाद में इस समय शामिल है। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। बेलारूस ने इस युद्ध में साथ दिया है रशिया का ओपनली। रशिया के साथ जो प्रॉक्सिमिटी है बेलारूस की, इसने इसे समस्या में डाल दिया है क्योंकि कई तरीके के सैंक्शंस बेलारूस भी इनवाइट कर रहा है। ऐसा करके बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में। आप देख सकते हो ये है रशिया, ये है यूक्रेन, यहां पर आपको बेलारूस दिख रहा है, यहां पोलैंड है। ये रशिया का छोटा सा हिस्सा है, रशिया से काफी दूरी पर है बट है रशिया का ही। ये लिथुआनिया है, ये लातविया है। रशिया नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है बेलारूस के, यूक्रेन मिलता है आपको साउथ में, पोलैंड मिलेगा वेस्ट में, लिथुआनिया और लातविया मिलेंगे नॉर्थ वेस्ट में। इसकी कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क है। 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ, तो जो 15 हिस्से निकले उसमें से, उनमें से एक बेलारूस भी था। बेलारूस एक सॉवरेन नेशन के रूप में उभर के आया। 1994 में वहां पे पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और वहां के प्रेसिडेंट चुने गए एलेक्जेंडर लुकाशेंको।
वो तब से लेके अभी तक वहां के प्रेसिडेंट हैं। जो यूक्रेन है, ये जो बेलारूस है, उसे यूरोप की लास्ट डिक्टेटरशिप के रूप में भी कई बार जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं, वो पुकारते हैं। ह्यूमन राइट रिकॉर्ड काफी बुरा रहा है बेलारूस का, और जो वहां के प्रेसिडेंट हैं वो काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ही चलाते हैं, और उनकी काफी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी रहती है रशिया के साथ, काफी जुड़ाव रहता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एल्यूमिनियम के बारे में है। इंडियन रेलवे प्लान कर रही है कि जो वंदे भारत ट्रेन सेट्स हैं उनमें एल्यूमिनियम के कोचेस तैयार किए जाएं ताकि वो ज्यादा इफिशियंट रहें। बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। एटॉमिक नंबर होता है 13, और एल्यूमिनियम बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है अगर हम बात मेटल्स की करें तो। तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में, जो कि बाई वेट 8.3% के लगभग है। इग्नियस मिनरल्स में जैसे कि मीका और क्ले में एक मेजर कंपोनेंट के रूप में आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम वैसे तो मेटल है, लेकिन ये कुछ केमिकल जैसे कि बोरॉन और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो इसकी तन्यता होती है वो काफी ज्यादा होती है। आप इसे काफी ज्यादा खींच सकते हैं, ये अपने शेप में वापस ज्यादा अच्छी तरीके से आ सकता है। हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी उसकी होती है। एक्सट्रैक्शन के पर्पज से इसके दो ओर होते हैं, जैसे कि बॉक्साइट। बेसिकली हमें जो एल्यूमिनियम है वो मेजरली बॉक्साइट से मिलता है, Al2O3 और 2H2O। इसके अलावा क्रायोलाइट यानी कि Na3AiF6, इनके माध्यम से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंडिया में बॉक्साइट जो कि मेजर सोर्स है एल्यूमिनियम का, वो उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसर उड़ीसा ही है। इस प्रकार के प्रश्न भी प्रीलिम्स में आते हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बॉक्साइट आपको मिलेगा। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बाद भारत में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीप ओशन मिशन के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इस मिशन को लॉन्च किया है। डीप ओशन मिशन काफी एम्बिशियस मिशन है इंडिया का, जरूर से इसके बारे में जानते रहिए। इसके माध्यम से हम डीप ओशन में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे मन में ऐसी हमेशा भावना रहती है कि यूनिवर्स में जाना मुश्किल है, लेकिन समंदर की गहराइयों में जाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिनके पास समंदर की गहराइयों में जाके एक्सप्लोर करने की क्षमता है, बिकॉज वहां पे हाई प्रेशर के साथ साथ कई और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हमारा जो डीप ओशन मिशन है, इसके माध्यम से हम डीप सी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे ताकि हम ओशन रिसोर्सेज को अच्छे से ना केवल एक्सप्लोर कर पाए बल्कि उनका सस्टेनेबल यूज भी कर पाए। सस्टेनेबल यूज का मतलब यह है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे भाई, जितना जरूरत का है केवल उतना ही निकालेंगे। नोडल मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इनके पास जिम्मेदारी होगी इस मिशन को इंप्लीमेंट करने की। क्या कंपोनेंट है डोम यानी कि डीप ओशन मिशन के? पहला तो यह है कि हमें एक मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल बनानी है जिसमें लोग बैठ के समंदर की गहराई में जा सकें। प्लान यह है कि एक ऐसी व्हीकल हो जिसमें कम से कम 3 लोग बैठ सकें। इस पर काम चल रहा है और 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने की योजना है, जिसमें लगे हों साइंटिफिक सेंसर्स और टूल्स। नियॉट और इसरो ये ज्वाइंटली इस मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल को डेवलप कर रहे हैं। नियॉट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत। यहां पर देखिए डीप सी माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की बात भी चल रही है। माइनिंग जरूरी होती है क्योंकि समंदर की गहराइयों में हमें मिलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं ये बेसिकली कंकड़ पत्थर होते हैं जिनमें हमें मिल जाता है इनफैक्ट आयरन, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। तो ये मिनरल्स के अच्छे सोर्स हो सकते हैं, मेटल्स के अच्छे सोर्स हो सकते हैं। हमें स्टडीज को भी एक्सप्लोर करना है कि कैसे हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं आने वाले समय में। अभी खैर इस संबंध में कोई कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कोड तो नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इस संबंध में कोई कोड बना दे कि हम किस प्रकार से जो ओशन रिसोर्सेस हैं उनका एक जुडिशियस यूज कर पाते हैं। तो हम तैयार होंगे इस प्रकार के यूज को करने को लेकर। हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी करने हैं, एक्सप्लोरेशन भी करने हैं ताकि हम डीप सी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। इसमें शामिल है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग हम करने वाले हैं डीप सी फ्लोरा और फौना का, जिसमें माइक्रोब्स की भी स्टडी शामिल होगी। ये देखा जाएगा कि क्या बायो रिसोर्सेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो डीप सी में पाए जाते हैं। यहां पर अगेन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की बात की जा रही है। कुछ और एडिशनल बातें, यूनाइटेड नेशंस ने 2021 से 2030 का जो डिकेड है इसे डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस प्रकार के प्रश्न
आपके सामने स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2030 जो है, जिसे 2019 में अनाउंस किया गया था, उसमें भी ब्लू इकोनॉमी को 10 कोर डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ में शामिल किया गया। मतलब कि डीप ओशन मिशन इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है। यहां पर एक प्रश्न देखिए इस संबंध में 2012 में पूछा गया है। खैर यहां पे प्रश्न डीप ओशन मिशन से तो नहीं, लेकिन एक मिशन से है। यू कैन अंडरस्टैंड किस प्रकार के मिशन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए डीप ओशन मिशन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना इसके फुल्ली ऑपरेशनल हुए इस पे प्रश्न पूछ लिया जाए? बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिलते हैं क्वेश्चन के नेचर्स। जैसे यहां पे प्रश्न है, नेशनल वाटर मिशन अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया जाए कंप्लीटली, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? ऑब्वियसली ये कंप्लीटली या प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था एट दैट टाइम, लेकिन तब भी प्रश्न पूछ लिया गया। मतलब डीप ओशन मिशन पे भी इस नेचर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये है कि ये अर्बन एरियाज की वाटर नीड को पूरा कर लेगा, बिकॉज हम वेस्ट वाटर को रिसाइकिल कर पाएंगे। दूसरा ये था कि जो कोस्टल सिटीज हैं जहां पे सोर्स ऑफ वाटर इनएडिक्वेट है, हम ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे कि ओशन वाटर को हम पीने लायक बना पाएंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा ये है कि हिमालयन रीजन में जो भी रिवर्स है उन्हें पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स से लिंक कर देंगे, ये तो बिल्कुल इसके प्लान का हिस्सा नहीं। और दूसरा कि जो फार्मर्स बोरवेल्स वगैरह डिग करते हैं, मोटर्स लगाते हैं, उसका सारा पैसा सरकार दे देगी, तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में है। जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, ट्राइबल्स जो हैं गुजरात के, वो एक पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं कपरदा, जो कि वलसाड डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर इस पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में वो नहीं चाहते कि ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट रन किया जाए। कारण ये है कि इससे कई सारे गांव डूब जाएंगे। सरकार वादा तो कर रही है कि हम रिहैबिलिटेशन करेंगे, लेकिन उनका ये आर्गुमेंट है कि अभी तक जितने और प्रोजेक्ट्स रन किए गए हैं उनका ही रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है और ट्राइबल्स को दर दर भटकना पड़ जाता है, उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती हैं। इन दैट केस अगर ये नया जो प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च कर भी दिया जाता है तो उनका रिहैबिलिटेशन हो नहीं पाएगा। अब आप यहां पर देखिए, ये नर्मदा नदी है, ठीक है, ये है तापी नदी, ये नर्मदा है, ये तापी है, और यहां नीचे आइए, ये है पार नदी, जहां मार्क कर रहा हूं ये देखिएगा, ये पार नदी है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इन तीनों को कनेक्ट कर रही है। ये नर्मदा से निकलते हुए आएगी तापी में, और तापी से फिर ये आएगी यहां पे पार नदी में। तो इन तीनों को ये कनेक्ट कर देंगे और इसके बीच में बनाए जाएंगे कई सारे डैम्स। ये डैम है, ये जो नाम दिए गए हैं सारे डैम्स के नाम है जो इन बिटवीन बनाए जाएंगे। इससे नर्मदा और तापी का जो पानी है उसे सौराष्ट्र के और कच्छ के रीजन में लेकर आएंगे, जो ड्राई एरिया है जहां पे पानी की कमी होती है। 1990 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आया था। फॉर्मर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन और सेंट्रल वाटर कमीशन ने यह प्लान बनाया था कि हम रिवर्स को लिंक करेंगे। लिंक करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है, वो नदियां जिनमें साल भर पानी होता है उनसे हम उस जगह पे पानी लेकर जाएं जहां पानी नहीं होता है, क्योंकि आप पानी का ट्रांसफर नहीं भी करोगे तो वो समंदर में जाएगा। इसी उद्देश्य से रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो इंटरलिंकिंग पार, तापी और नर्मदा नदी की जो है, जो तीन नदियां आपस में लिंक की जा रही हैं, इससे पानी को डाइवर्ट किया जाएगा सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में इरिगेशन पर्पज से। तीन नदियां इन्वॉल्व हैं। पहली तो पार है जो कि नासिक महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है और वलसाड डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। दूसरी है तापी। तापी जो है वो सापुतारा से ओरिजिनेट होती है और महाराष्ट्र से फ्लो करते हुए गुजरात के सूरत से जाती है। तीसरी है नर्मदा, ये ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र से होते हुए जो भरौच और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां से होकर गुजरती है। इसमें बेसिकली 7 डैम्स बनाए जाने हैं, जिनमें शामिल हैं झेरी, मोहन कवचली, पैखेत, इसके अलावा चिसमांडवा, चिक्कार, दाबदर और किलवान। 3 बांध भी बनाए जाएंगे। ये 3 बांध हैं, ठीक है। फर्दर एक 5 किलोमीटर की टनल होगी और एक आधे किलोमीटर की टनल होगी, ठीक है। तो ये तो 2 टनल्स भी बनाई जाएंगी। लिंकिंग के लिए बनाने पड़ते हैं कनाल्स। तो एक 395 किलोमीटर का कनाल बनेगा जिसमें 205 किलोमीटर ये पार तापी पोर्शन को कवर करेगा। मतलब ये तापी से पार का जो ये पूरा कनाल है ये 205 किलोमीटर का है, ठीक है। इसके बाद नर्मदा और तापी के बीच का जो कनाल है वो 190 किलोमीटर का है। 6 पावर हाउस भी बनेंगे। झेरी डैम जो है वो केवल मात्र महाराष्ट्र नासिक में है, बाकी के जो है वो आपको गुजरात, साउथ गुजरात में मिलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो असानी साइक्लोन के बारे में है। ये पहला साइक्लोन है इस साल का जो भी बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है। इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा उम्मीदतन, जैसा कि हमें खतरा महसूस हो रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया है, इंटेंसिफाई हो रहा है ये साइक्लोन। ये साइक्लोन है इसे श्रीलंका ने ये नाम दिया है असानी। ये लो प्रेशर एरिया इंटेंसिफाई होते हुए अंडमान निकोबार आइलैंड को हिट कर सकता है, इसीलिए वहां पर
जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस है उनको लगा दिया गया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी अलर्ट पे रखा गया है कि कोई दिक्कत आती है तो आप उसके लिए तैयार रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चेचन्या रीजन के बारे में है। रमजान कैदिरोव ये चेचन रिपब्लिक का हेड है। हाल ही में इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मैरियोपोल का है, जो कि यूक्रेन की एक लोकेशन है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रमजान कैदिरोव लीड करने के लिए अपनी आर्मी को पहुंच चुका है। कहां पे? यूक्रेन में। किसके लिए? यूक्रेन के लिए कि रशिया के लिए? रशिया के लिए, ऑब्वियसली रशिया के लिए। रमजान कैदिरोव ये पुतिन जी का बहुत ही क्लोज अलाई माना जाता रहा है। इनफैक्ट चेचन्या रीजन जो काफी लंबे समय से इनस्टेबल रीजन रहा था, वहां पे स्टेबिलिटी लाने का श्रेय भी रमजान कैदिरोव को ही जाता है। रशियंस काफी हैवी बॉम्बिंग कर रहे हैं सिविलियन टारगेट्स पर भी, और वहां पर रशियन एडवांसमेंट को इंश्योर किया जा रहा है रमजान कैदिरोव के द्वारा, जिन्होंने अपनी चेचन जो लड़ाके हैं उनको भी भेज दिया है यूक्रेन पर अटैक करने के लिए। यूक्रेन को चेतावनी भी दी कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। तो काफी लीथल है इनकी आर्मी और ये खुद भी, और अभी ये इंडिविजुअली वहां पे पहुंच गए हैं। देखिए, एक समय था जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कई सारे सोवियत अलग हुए। इन दैट केस चेचन्या ने भी खुद को अलग बनाने की कोशिश की। इन बिटवीन 2 रशियन चेचन वॉर हुए हैं जिसमें काफी इनस्टेबल रहा चेचन्या का पूरा रीजन। इन बिटवीन जब पुतिन सत्ता में आए तो उन्होंने रमजान कैदिरोव को वहां का हेड बना दिया, जो पूरा चेचन रिपब्लिक है वहां का। और जब से रमजान कैदिरोव वहां पर हेड बने हुए हैं, उन्होंने पूरे चेचन रीजन को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। रशिया में पुतिन का जो भी स्टैंड है उसको ये चेचन में एडवोकेट करते हैं, और फुल तरीके से ये कहा जाता है कि जब सीरिया में जो रशिया है वो इन्वॉल्व हुआ था तो चेचन लड़ाकों को रमजान कैदिरोव ने वहां पर भेजा था रशिया की तरफ से। तो चेचन्या की बात करें तो ये एक रिपब्लिक है रशिया का। नॉर्थ कॉकेकस जो ईस्टर्न यूरोप का लोकेशन है वहां पे सिचुएटेड है। कैस्पियन सी के काफी नजदीक में है। देखिए, ये कैस्पियन सी है और ये ब्लैक सी है। ये है चेचन्या का रीजन, और यहां पे है ये लोकेशन। ठीक है, अगर आप इसके साउथ में जाएंगे तो आपको एक कंट्री मिलेगी जॉर्जिया। तो चेचन्या का जो रीजन है इसके साउथ में आपको जॉर्जिया मिल जाएगा। जो इंडिजीनियस चेचन हैं ये नाक लोग हैं, प्राइमरली मुस्लिम फेथ को फॉलो करते हैं। इनकी जो कैपिटल है दैट इज ग्रोजनी, और ये इनकी लार्जेस्ट सिटी भी है। फर्स्ट चेचन वॉर हुआ था 1994 से 1996 के बीच में रशिया के साथ, जहां पर रशिया ने या जो चेचन्या का रीजन है उसने खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की कोशिश की। यद्यपि रशिया ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश रखा, और जो सेकंड चेचन वॉर था वो 1999 से 2009 के बीच में चला। अल्टीमेटली चेचन्या अभी कंट्रोल में है रशिया के, और काफी हद तक स्टेबल भी बना दिया गया है इन इंडिविजुअल के द्वारा जिनका नाम रमजान कैदिरोव है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जोजिला पास के बारे में है। अभी हाल ही में सिविलियन ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया है। सर्दियों के महीनों में चूंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है तो जोजिला पास बंद करना पड़ जाता है, और इससे श्रीनगर और लेह के बीच का रास्ता भी बंद हो जाता है। ये हाई माउंटेन पास है जो कि लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मैप में देखिए, यहां पर है जोजिला। आप देख सकते हैं ये लेह को श्रीनगर से जोड़ देता है। ये लेह को श्रीनगर से लिंक करता है, जो कि लद्दाख और कश्मीर जो यूटीज है हमारे उनका भी लिंकेज है। जो जोजिला है इसे माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड के नाम से भी पुकारा जाता है। ब्लिजार्ड मतलब जो बर्फ के तूफान होते हैं, बिकॉज सर्दियों के मौसम में बहुत हैवी स्नोफॉल देखा जाता है और इसीलिए ये क्लोज भी हो जाता है सर्दियों के मौसम में। यद्यपि इस समस्या का निदान करने के लिए 2018 में जोजिला टनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ये टनल बनने के बाद एशिया का सबसे लंबा टनल बन जाएगा। स्ट्रेटेजिक बाई डायरेक्शनल टनल होगा, दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही होगी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच में, जो कि सर्दियों के मौसम में बंद हो जाती है। ये टनल 14.15 किलोमीटर का होगा और 6000 करोड़ का अप्रॉक्स खर्चा आने वाला है। जो कि कनेक्टिविटी का टाइम है जोजिला पास से होते हुए वो 3 घंटे का है। वो इस टनल के बनने के बाद 30 मिनट से 15 मिनट का रह जाएगा। यद्यपि इस टनल को बनने में 5 साल का समय एक्सपेक्टेड है, तो मतलब 2023 तक में भी ये टनल हमारे लिए फंक्शनल हो जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरस्वती नदी के बारे में है। सरस्वती नदी को लेकर कई तरीके के विचार लोगों के मन में रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी पहले हुआ करती थी, कुछ लोग तो इसके अस्तित्व को नकार देते हैं, बट ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि एक मिथिकल रिवर है जो पहले कभी हुआ करती थी और आज से 4000 साल पहले ये नदी सूख गई। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये अभी भी अंडरग्राउंड फ्लो करती है।
ऐसे कई सारे विचारों के आधार पर एक 2017 से ही रिसर्चेस एंड ऑल चल रही हैं कि सरस्वती नदी का एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में हुआ करता था। एक विचार ये होता है कि जो सतलुज नदी का चैनल है वही सरस्वती नदी का चैनल हुआ करता था। यद्यपि इससे भी प्रचलित अवधारणा ये है कि जो सरस्वती नदी थी वो घग्घर नदी में जाकर मिल जाया करती थी। तो ये तो कुछ बेसिक अवधारणाएं जो सरस्वती नदी को लेकर बनाई गई हैं वो हैं। हालांकि एक मिथिकल रिवर है, बहुत ही ज्यादा रिवर्ड हुआ करती थी, पूजनीय हुआ करती थी, और कई सारे जो भी ग्रंथ हैं उनमें इसका बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी हाल ही में साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बीच में, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में एक आदि बद्री डैम रिवर सॉम पे बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से हम सरस्वती नदी को एक बार फिर से रिजुविनेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब मैं कह रहा था कि सरस्वती नदी के बारे में ये एक धारणा है कि ये घग्घर नदी में आके मिल जाती है, इसका बेसिक कारण ये है कि जो घग्घर नदी है वो हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती, लेकिन उसमें जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, जो व्हाइट एंड ग्रे सैंड्स होते हैं, वो मिलते हैं। व्हाइट एंड ग्रे सैंड्स वो नदियां कैरी करती हैं जो हिमालयन रीजन से आती हैं। मतलब कभी कोई नदी तो रही होगी जो हिमालयन रीजन से आकर घग्घर में मिलती होगी, और उस नदी के रूप में जो प्रिजम्पशन है वो सरस्वती नदी का है कि जो सरस्वती नदी है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती थी, आके घग्घर में मिलती थी। एंड दैट इज रीजन कि घग्घर में जो आज हमें ग्रे और व्हाइट सैंडस्टोन्स मिलते हैं या सैंड मिलती है, वो सरस्वती नदी का कैरी किया हुआ है जो आज हमें घग्घर नदी में मिलता है। तो सरस्वती नदी के बारे में ये मान्यता है कि हिमालय में ओरिजिनेट हुआ करती थी। वेस्टर्न सी, ये जो गल्फ है वेस्टर्न सी में, वहां पे जाके अंतिम रूप में खत्म होती थी। ये हरियाणा, राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से होकर गुजरा करती थी। कंट्रीज देखिए, इसका 1/3 हिस्सा पाकिस्तान जो वर्तमान का है वहां से गुजरता था, और 2/3 हिस्सा जो वर्तमान में जो भारत का हिस्सा है वहां से गुजरता था। इसकी 2 ब्रांचेस हुआ करती थी, वेस्टर्न ब्रांच और ईस्टर्न ब्रांच। ये दोनों आपस में मिल जाती थी और उसके बाद सरस्वती नदी एक फुल फ्लेज्ड फॉर्म ले लेती थी। तो जो हिमालयन बॉर्न सतलुज है, जिसे पास्ट में ऐसी मान्यता है कि वो इसी चैनल से फ्लो करती थी जिस चैनल से सरस्वती नदी फ्लो किया करती थी। वर्तमान का जो घग्घर पटियाली वाली रिवुलेट है, वो जो ब्रांच हुआ करता था वो सरस्वती नदी का वेस्टर्न ब्रांच हुआ करता था। इसके अलावा मारकंडा और सरस्वती एक्चुअली में सरस्वती का ही अपभ्रंश है, यानी कि करप्टेड फॉर्म है सरस्वती। ये दोनों वेस्टर्न ब्रांच रिप्रेजेंट करते थे, जिसे टोन्स यमुना के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा सतराना, जो कि 25 किलोमीटर आपको साउथ में मिलेगा पटियाला से पंजाब में, वहां पर ये दोनों ब्रांचेस आकर मिल जाती थी और सतलुज नदी अपना एक क्लियर फॉर्म ले लेती थी, जिसके बाद वो डेजर्ट वाला जो एरिया है रन ऑफ कच्छ का, उसको फ्लो करते हुए वेस्टर्न सी में गल्फ में आके मिल जाती थी। तो ये तो फ्लो हुआ करता था सरस्वती का, जो प्रिज्यूम्ड है, जो फिर हमें पैलियोलिथिक चैनल्स, पैलियोग्राफिक चैनल जो मिलते हैं, जो जहां से नदियों का एक चैनल हुआ करता था, वो जो हमें मिलता है उसके बेसिस पे सारी बातें कही जाती हैं। सरस्वती नदी के हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें तो ऋग्वैदिक रिवर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इनका जिक्र हमें ऋग्वेद और लेटर वैदिक या पोस्ट वैदिक टेक्स्ट में बहुत ही वाइडली मिलता है। जो ऋग्वेद की 6ठी किताब है उसमें एक हाइम है, नदी स्तुति सूक्त, उसमें सरस्वती नदी की प्रार्थना की गई है उनके लिए, जहां पे उन्हें परफेक्ट मदर, अनसरपास्ड रिवर और सुप्रीम गॉडेस जैसे टाइटल से नवाजा गया है। आदि बद्री हरियाणा में जगह है, हिमाचल प्रदेश के नजदीक में, बॉर्डर पे बिल्कुल, वहां पे मानते हैं कि यहीं से सरस्वती नदी ओरिजिनेट हुआ करती थी। तो ये तो सारी बातें सरस्वती नदी के बारे में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।